हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो आज थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी। मैं सेकंड ईयर, आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज का वीडियो MSN 1 MSN 2 के ऊपर है, जिसमें 3 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक क्वेश्चन लेकर आए हैं LP लंबर पंक्चर के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन मेनिंजाइटिस के ऊपर लेकर आए हैं, और आप सभी के बीच में एक और बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। तीनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, शॉर्ट या लॉन्ग में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो MSN 1 या MSN 2 में जो क्वेश्चन लिए हैं, लंबर पंक्चर का पहला क्वेश्चन। लंबर पंक्चर क्या होता है देख लीजिए। लंबर पंक्चर कोई जो है बीमारी नहीं होता है। लंबर पंक्चर जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है, समझ गए। जो CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालने का एक प्रोसेस है, जिसमें जो है स्पाइन में जो है वह एक इंजेक्शन देकर, एक इंजेक्शन प्रविष्ट करके, और वहाँ से जो है CSF द्रव निकाला जाता है। ठीक है, देख लीजिए। लंबर पंक्चर एक प्रक्रिया है जिसमें स्पाइन, मतलब जो स्पाइन होता है ना, सबके शरीर में है स्पाइन। स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। तो स्पाइन के जो लंबर होता है ना, लंबर स्पाइन के लंबर सब एर्केनोइड स्पेस, लंबर सब एर्केनोइड स्पेस में एक सुई प्रविष्ट कराकर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है। समझ लिए कि लंबर पंक्चर क्या है। यह कोई डिजीज नहीं है, यह एक क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें स्पाइन जो होता है ना, तो स्पाइन के लंबर सर्व आर्केनोइड स्पेस में, ध्यान से देखिए, लंबर सब आर्केनोइड स्पेस में एक इंजेक्शन प्रविष्ट लगाकर जो है CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है। ठीक है, निकाला क्यों जाता है चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे, इसका उपयोग रोग के निदान हेतु व उपचार उद्देश्य हेतु किया जाता है। यह इसलिए निकाला जाता है कि मान गया किसी को अगर मेनिंजाइटिस हो, या किसी को कोई ऐसे रोग हो जो CSF से पता चल सकता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से पता चल सकता है, तो उसके उपचार और उसके निदान, यानी बहुत सारे जांच के लिए भी और उपचार के लिए भी जो है इसको निकाला जाता है। जैसे CSF अगर बढ़ जाएगा तो जो है क्या होता है, ब्रेन में या फिर जो है क्या होगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम लोग इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, ICP बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को जो है क्या हो जाता है, आप लोग जानते हैं, हेडअप होने लगेगा, बहुत सारे और प्रॉब्लम होने लगेगा, आँख में भी प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये सब जो है अगर CSF बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको निकालने के लिए भी, या फिर कोई रोग के जाँच के लिए भी CSF निकाला जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, निर्देश इसका देखिए, कब कब इसका ज़रूरी होता है, इसका इंजेक्शन कब होता है देख लीजिए। मैंने पहले ही बताया कि ICP को कम करने के लिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जैसे ही CSF बढ़ जाता है तो यह प्रेशर करने लगता है, तो इसको प्रेशर को कम करने हेतु, ठीक है। उसके बाद है कोई रोग के निदान हेतु, मतलब डायग्नोसिस के लिए, जाँच के लिए, ठीक है, CSF जाँच हेतु। अगर CSF का जाँच करना है तो इस CSF के जाँच के लिए भी जो है ये चीज़ें सुई द्वारा प्रविष्ट करके निकाला जाता है। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने हैं, तो अब आप लोग को पता है कि स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए भी जो है इंजेक्ट जो है स्पाइन के लंबर सब आर्केनोइड में प्रवेश कराया जाता है। तो ये चीज़ को भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जिसको अगर एनेस्थेसिया देना होता है तो उसको भी जो है स्पाइन में एनेस्थेसिया देने हेतु, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने हेतु, मेनिंजाइटिस की जाँच हेतु, मेनिंजाइटिस का भी जाँच हेतु, पता चल गया, मैं बताया। औषधि को प्रवेश कराने हेतु और कुछ औषधियाँ को भी प्रवेश कराने के लिए भी जो है स्पाइन में इंजेक्शन देना ही लंबर पंक्चर कहलाता है। समझ गए ना। जिसका अलग अलग निर्देश होता है, या कोई दवाई देना हो, या कोई मंजिस्ट का CSF बढ़ने से इंट्राक्रेनियल प्रेशर के जांच हेतु, या कोई रोग के जांच हेतु, या उपचार हेतु, इस सब के लिए जो है CSF स्पाइन में क्या किया जाता है, CSF जो होता है स्पाइन में, वहाँ पे इंजेक्शन प्रविष्ट करा के और जो है पता किया जाता है। चीज़ों को समझ लिए। चलिए, सीधा समझिए कि लंबर पंक्चर एक विधि है, एक प्रोसेस है कि स्पाइन में इंजेक्शन को प्रविष्ट कराना। समझ गए। अब प्रविष्ट क्यों कराते हैं, मतलब स्पाइन में इंजेक्शन क्यों देते हैं, किस कारण से, वो सब आप लोग यहाँ पे निर्देश देख लिए, ठीक है ना। चलिए, जटिलता इसका क्या होता है, मतलब इसके इंजेक्शन लंबर में देने के बाद क्या दिक्कत हो सकता है देख लीजिए। जैसे पीठ में दर्द, समझ गए ना। अब चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो बैक बोन होता है, जो रीढ़ होके हड्डी होता है, वो सब एक रस्सी के समान जो है उसके अंदर स्पाइनल होता है। समझ गए ना।
एक स्पाइनल होता है, उसी के अंदर स्पाइनल कोड होता है, और वो उसके बाद पीठ में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, और आईसीपी घट जाएगा, जो क्रेनियल प्रेशर है एक घट सकता है। समझ गए ना। स्पाइन अब क्यों घट सकता है आप लोग दिमाग से सोचिए, क्योंकि बढ़ा रहेगा तो इंजेक्शन लगा के निकाला जाएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है ना। स्पाइनल तंत्रिका चोट, ये जो है आपका अगर सही से नहीं लगेगा तो स्पाइनल नर्व जो होता है उसमें चोट लग सकता है। इंट्राक्रेनियल संक्रमण हो सकता है, अगर थोड़ा भी सावधानियाँ घटेगी इंजेक्शन देने में तो इंट्राक्रेनियल संक्रमण हो जाएगा। बढ़ा हुआ शारीरिक तापमान, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप लोग को पता होना चाहिए जटिलता में क्या क्या होगा। पीठ में दर्द होगा चूँकि बैक में ही ये इंजेक्शन दिया जाएगा स्पाइन में। सिर दर्द होगा चूँकि ये स्पाइन और आपका ब्रेन कनेक्ट होता है एक दूसरे से, समझ गए। घटा हुआ आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर घट जाएगा जो पहले बढ़ा हुआ था। स्पाइनल तंत्रिका में चोट लग सकता है अगर थोड़ा भी सावधानियाँ घटेगी तो। उसी प्रकार से इंट्राक्रेनियल संक्रमण भी हो जाएगा और शारीरिक तापमान बढ़ सकता है। तो ये सब जो है आपके प्रॉब्लम होते हैं, समझ गए चीज़ को। चलिए, तो ये सब देख लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लंबर पंक्चर के पूर्व देखभाल। अब आप सभी से पूछेगा कि लंबर पंक्चर चूँकि एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, उसको अच्छे से देखभाल करना ज़रूरी है। तो चलिए लंबर पंक्चर के देखभाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लंबर पंक्चर के देखभाल में पहला जो है लंबर पंक्चर से पूर्व का देखभाल है, मतलब अभी लंबर पंक्चर होने ही वाला है, उससे पहले का देखभाल। चलिए देखिए, रोगी व परिजनों के प्रक्रिया के बारे में व प्रक्रिया के उद्देश्य के बारे में समझाना चाहिए। जो लंबर पंक्चर होगा उसके बारे में पेशेंट और उसके जो भी परिजन है उसको समझाएं, ठीक है। रोगी व परिजनों से प्रक्रिया के लिए लिखित सहमति प्राप्त करें, क्योंकि हो सकता है स्पाइनल में इंजेक्शन देने से पेशेंट पैरालाइज्ड भी हो सकता है अगर गलत जगह पर इंजेक्शन लग जाए तो इसलिए जो है उससे लिखित सहमति प्राप्त कर लेना चाहिए पहले ही, ठीक है, ताकि कोई कानूनी का चक्कर ना पड़े। प्रक्रिया से पूर्व रोगी को जैविक चिन्हों का जांच करें, वाइटल और जो भी साइन है उसका जांच करें। लंबर पंक्चर में उपयोग आने वाली सभी उपकरण व सामान तैयार रहना चाहिए। चीज़ को समझ लिए, ये सब लंबर पंक्चर से पूर्व का देखभाल है। नर्स को CSF नमूना एकत्रित करने के लिए लेबल लगा हुआ CAC कंटेनर तैयार रखना चाहिए। मतलब एक नहीं देखते हैं, एक बोतल होता है जिसमें रखते हैं और उस बोतल में जो है क्या होता है, एक लेबल लगा होता है ऊपर से कागज़ का। तो ये जो है ऐसे एक कंटेनर रखना चाहिए, समझ गए। चलिए अब देखिए नर्सिंग लंबर पंक्चर के दौरान या फिर लंबर पंक्चर के बाद का देखभाल, ठीक है। ड्यूरिंग एंड पोस्ट लंबर पंक्चर केयर, ठीक है। देख लीजिए दौरान या बाद कैसे देखभाल होगा, देख लीजिए। प्रक्रिया के लिए रोगी को लैटरल रिकुम्बेंट स्थिति प्रदान की जाती है। ये चीज़ें मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि स्पाइन में इंजेक्शन देने के लिए CSF के जांच के लिए प्रक्रिया के लिए रोगी को लैटरल रिकम्बेंट स्थिति प्रदान की जाती है, ठीक है। सिर के नीचे, कमर के नीचे व घुटनों दोनों के बीच में तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ताकि रोगी को आरामदायक स्थिति अनुभव हो। जब ये देंगे तो उस दौरान जो है कमर के नीचे, सिर के नीचे और दोनों घुटने के नीचे तकिए लगा दे ताकि पेशेंट आरामदायक महसूस कर सके, ठीक है। तीसरा देखिएगा, प्रक्रिया के दौरान रोगी को स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सुई अपने स्थान से अलग हो सकती है, ठीक है। मैंने पहले बताया जो लेटरल रिकम्बेंट है इस स्थिति से जो है इधर उधर पेशेंट को नहीं होनी चाहिए, वरना ये सुई जो है अपने जगह से अलग जगह भी हो सकता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रक्रिया द्वारा प्राप्त CSF नमूनों को 3 पात्र में एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजना चाहिए। अब जो इंजेक्शन के बाद जो CSF निकाला गया है तो उसको जो है 3 पात्र में रखें और उसको जो है प्रयोगशाला लैब में जांच के लिए भेजें, ठीक है। 5वां देखिएगा, प्रक्रिया के बाद रोगी को जैविक चिन्हों को जांचना चाहिए और रोगी को चेतना स्तर भी जांचना चाहिए। अब ये चूँकि CSF निकाल चुके हैं, प्रक्रिया ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद रोगी का वाइटल साइन और साथ में रोगी का जो है कॉन्शियस लेवल जो है ज़रूर चेक करें कि पेशेंट चेतना में है या नहीं है, या अचेत हो गया है, या वाइटल साइन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, रोगी को सुस्पाइन स्थिति में लिटाना चाहिए, ठीक है। रोगी को प्रक्रिया के 8 से 12 घंटे बाद ही उठने की सलाह देनी चाहिए। और ये जो है आपका हो गया समाप्त लंबर पंक्चर के देखभाल में, समझ गए। तो आपसे लंबर पंक्चर के बारे में 5 नंबर में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मेनिंजाइटिस क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, प्रबंध लिखे। मेनिंजाइटिस बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए हम लोग इसको सीधे देखते हैं। ठीक है, देखिए मेनिंजाइटिस क्या होता है। मस्तिष्क की परतों या कलाओं का पर्दा मेनिंजाइटिस कहलाता है। मस्तिष्क के परत, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और पायोमीटर, ये तीनों जो है मेनिंजिस का लेयर होता है। समझ गए ना, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर से में जो है आपके ब्रेन को या फिर स्पाइनल कोड को जो है क्या करता है, लेयर बना के रखता है। समझ गए, नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है इसको लेयर देता है, यह मेनिंजिस, यह जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, परत कलाओं बोलते हैं। समझ गए ना। तो ये मेनिंजिस जो ब्रेन को या फिर स्पाइनल कोड को परत देता है, लेयर देता है, तो उसी लेयर में जो है, उसी लेयर के किसी भी मेनिंजिस में जो है क्या हो जाएगा, कोई भी इन्फ्लामेशन या पर्दा होना ही जो है क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। समझ गए ना। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस ऑफ ब्रेन इज आल्सो नोन एज मेनिंजाइटिस। चीज़ को समझ गए कि मस्तिष्क की परत यानी कलाओं के पर्दा होना ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। सीधा समझिए कि मस्तिष्क के परते मेनिंजिस का पर्दा होना ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। आप लोग को पता है कि किसी भी चीज़ों के शरीर के किसी भी ऑर्गेन के साथ में आइटिस लगा देते हैं, तो यह बन जाता है इन्फ्लामेशन। ठीक है ना, पर्दा। अब पर्दा के मतलब आप लोग जानते हैं, दर्द होगा, सूजन होगा, ठीक है ना, वहाँ पे तो वहाँ पे मतलब एक अलग रिएक्शन होगा, तो ही पर्दा होता है। समझ गए। चलिए, कारण क्या होता है मेनिंजाइटिस होने का, किसी के ब्रेन के परत में इन्फ्लामेशन, पर्दा होना यानी सूजन, दर्द, ये सब होने का क्या कारण है, तो देख लीजिए। जैसे पहला जो है मेनिंजाइटिस होने का पहला कारण है बैक्टीरिया। जैसे आप लोग याद रखिएगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। समझ गए ना। अब इस समय अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग कैटेगरी है। बैक्टीरिया में कौन कौन बैक्टीरिया है देख लीजिए। नाइसीरियाई मेनिंजाइटिस, समझ गए ना, यह एडल्ट में होता है। ई कोली जो है बच्चा में होता है। समझ गए। तो बैक्टीरिया में अगर कोई आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया के कारण अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो वह कौन सा बैक्टीरिया है, तो नाइसीरियाई मेनिंजाइटिस। समझ गए, मेनिंजाइटिस। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, नाइसीरियाई मेनिंजाइटिस इन एडल्ट और ई कोली नियोनेट्स में, मतलब बच्चे, शिशु में। समझ गए। अगर वायरस के कारण अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो इंट्रोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वारिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है। अगर वायरस के कारण हो रहा है तो बहुत सारे वायरस है, इंटेरियो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वारिसेला जोस्टर वायरस। इस सब को जो है याद रखिए वायरस में। समझ गए। चलिए, फंगल में अगर फंगल के कारण अगर हो रहा है मेनिंजाइटिस तो कौन कौन है, हिस्टोप्लाज्मा, कैप्सुलेटम, कैंडिडा एल्बिकेंस। याद रखिएगा। समझ गए ना। बैक्टीरिया में कौन सा, नाइसीरियाई मेनिंजाइटिस इन एडल्ट, और शिशु में होगा तो ई कोली। वायरस में बात करेगा तो वारिसेला जोस्टर वायरस। समझ गए ना। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा वायरस में। फंगल में याद रखिएगा कैंडिडा एल्बिकेंस और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इसको याद रखिएगा फंगल में। समझ गए। चलिए, अन्य कारण क्या होता है मेनिंजाइटिस होने का। अन्य कारण में जैसे रक्त में जीवाणु, बैक्टीरिया, मतलब रक्त में जीवाणु का होना, बैक्टीरिया, निमोनिया होना, फेफड़ों में मवाद भरना, एन्सेफेलाइटिस होना। समझ गए ना। तो इस सब से जो है क्या होता है, अन्य कारण में ये सब होता है कि रक्त में जीवाणु, बैक्टीरिया रहेगा, या फिर निमोनिया किसी को होगा, मतलब फेफड़ों के संक्रमण, और फेफड़ों में मवाद भरना मतलब एम्फाइमा, और एन्सेफेलाइटिस। ये सब जो है आपका क्या होता है, व्यक्ति को अन्य कारण होता है मेनिंजाइटिस का। ठीक है। अब देखिए, साइनोसाइटिस भी होगा, मतलब जो नाक में जो साइनस होता है उसमें पर्दा होने से जो है साइनोसाइटिस होता है, तो यह जो है ये भी कारण बनता है मेनिंजाइटिस का। ठीक है। मस्तिष्क में घाव होना, ब्रेन अवशेष, सिर की हड्डी टूटना, स्कल फ्रैक्चर। जब सिर की हड्डी टूटेगा तो आपके मेनिंजिस भी क्षतिग्रस्त होगा और उसमें जो है सूजन और दर्द हो जाएगा, तो यह भी तो सिर की हड्डी का टूटना भी होगा, मस्तिष्क में घाव होना भी होगा, ब्रेन अवशेष और साइनोसाइटिस भी होगा। चीज़ को समझ लिए। अन्य कारण
कारण में देख लिए कि फेफड़ा में मवाद भरना, एन्सेफेलाइटिस होना, और एन्सेफेलाइटिस भी आपके ब्रेन का ही रोग है, ठीक है। निमोनिया होना, रक्त में जीवाणु होना, ये सब अन्य कारण है और यहाँ पे आप लोग देख लिए, ठीक है। लक्षण में देखिए इसके प्रमुखतः 2 लक्षण होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य जो है 2 लक्षण होते हैं, एक होता है ब्रुडजिन्स्की का चिन्ह और एक होता है कर्निंग्स का चिन्ह। तो अब मैं बता चुका हूँ कि ब्रुडजिन्स्की का चिन्ह क्या होता है और कर्निंग्स का चिन्ह क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पहले जो है बता चुके हैं, समझ गए। जहाँ हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंस का वीडियो, जहां हम लोग अंतर बताव वाला जो वीडियो किए थे, तो वहां पे ए ब्रुडजिन्स्की साइन और ब्रुडजिन्स्की साइन और एक कर्निंग्स साइन पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 मुख्य लक्षण हो गया, ब्रुडजिन्स्की चिन्ह और कर्निंग्स चिन्ह मेनिंजाइटिस का, ठीक है ना। अन्य लक्षण भी इसके साथ में दिखता है, समझ गए। चलिए अन्य लक्षण देख लीजिए कि क्या क्या होता है व्यक्ति को। तो सिर दर्द तो करेगा ही करेगा क्योंकि ब्रेन का प्रॉब्लम है। बुखार भी पेशेंट को होगा, जब सिर दर्द कोई भी दर्द होता है तो नॉर्मली बुखार आ जाता है। ब्रेन में दिक्कत है तो उल्टी की तरह मन होगा, उल्टी होगा, भूख नहीं लगेगा पेशेंट को, दोहरी दृष्टि होना, डिप्लोपिया होना, ठीक है, प्रकाश से डर लगना मतलब फोटोफोबिया होना, ये सब जो है। और साथ में अंतः कपाल दबाव बढ़ जाएगा, आईसीपी बढ़ जाएगा, धड़कन तेज होगा, गर्दन का अकड़न होगा और सीजर दौरे पड़ेगा। तो ये जो है पेशेंट में मेनिंजाइटिस में अन्य लक्षण में होता है कि सिर दर्द करेगा, बुखार होगा, उल्टी होगा, भूख न लगेगा, दृष्टि जो है दोहरा हो जाएगा, दृष्टि जो है डर लगेगा प्रकाश से, और आईसीपी अंतः कपाल दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है, धड़कन तेज हो जाएगा, गर्दन का अकड़न, दौरे पड़ना, ये सब लक्षण दिखाई देता है मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में भी, समझ गए चीज़ को। चलिए अब इसका निदान कैसे होता है, डायग्नोसिस, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। शारीरिक परीक्षण होता है कोई भी संक्रमण के लिए, CASF का टेस्ट किया जाता है, मतलब CASF का जाँच किया जाता है कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण मेनिंजाइटिस में इस प्रकार के प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चूँकि जो CASF होता है वो भरा रहता है, ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कोड हो, ठीक है ना। अब CASF के जांच के लिए ऊपर हम लोग देखे हैं कि लंबर पंक्चर किया जाता है, ठीक है। CT स्कैन भी किया जाता है ब्रेन का, ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है, ब्लड का टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ECG और EEG भी किया जाता है व्यक्ति का, ठीक है। साथ में CSF कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट किया जाता है। तो ये जो है आपके कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करके डायग्नोस्ट किया जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए देख लीजिए क्या क्या टेस्ट है, यही है मुख्यतः इसमें आपको इम्पोर्टेंट है आपका CT स्कैन, CASF और CSF कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, समझ गए चीज़ को। चलिए अब इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या हो सकता है, अगर मेनिंजाइटिस का उपचार सही से नहीं हुआ तो मेनिंजाइटिस के साथ साथ में और क्या ज़्यादा जटिल हो सकता है देख लीजिए। तो और ज़्यादा जटिल ये होगा कि एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से जो है मस्तिष्क में पर्दा होना। ये मेनिंजाइटिस होता है कि ब्रेन के जो लेयर होता है, परत होता है मेनिंजिस, उसमें इन्फ्लामेशन, लेकिन एन्सेफेलाइटिस जो होता है यह ब्रेन का ही जो है इन्फ्लामेशन होता है, समझ गए ना, मस्तिष्क का पर्दा होना, चीज़ को समझ गए। चलिए डेरिलियम क्या होता है देख लीजिए। अब आप लोग को पता है डेरिलियम मतलब सन्निपात होता है, ये आपको मानसिक जो है वहाँ भी पढ़ना है। तो डेरिलियम भी व्यक्ति को हो जाएगा, ठीक है, कोमा में व्यक्ति चला जाएगा और मृत्यु हो जाएगा। तो ये सब जो है जटिलता पेशेंट के अंदर हो सकता है मेनिंजाइटिस के साथ में, एन्सेफेलाइटिस, डेलिरियम, कोमा और मृत्यु, चीज़ को समझ गए। चलिए अब देखिए इसका जो है देखभाल में पहला आता है चिकित्सीय मैनेजमेंट, ठीक है। चिकित्सीय मैनेजमेंट अगर इसमें सर्जिकल होगा तो सर्जिकल भी देखेंगे, अगर सर्जिकल नहीं होगा तो सीधा चिकित्सीय के बाद जिसमें दवाई वाई से ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और लास्ट में सीधा नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। देखिए चिकित्सीय प्रबंध में जो पहला है एंटीबायोटिक दवाएँ देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है आपका तो एंटीबायोटिक जो होता है ये एंटीबायोटिक आपके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, जैसे सेफेक्सोजिम और एम्पिसिलिन, ठीक है ना, एम्पिसिलिन और सेफेटोजाइम, ठीक है ना, सेफेटाजाइम और एम्पिसिलिन, ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ याद रखिएगा। एंटीबायोटिक में बहुत सारे दवाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे यही लिख दिया तो यही काम करेगा। एम्पिसिलिन, सेफेटोजाइम तो लिखा है, इसके अलावा और सारे एंटीबायोटिक काम कर सकता है, ठीक है।
कुछ स्टेरॉयड थेरेपी दिया जाता है जिससे पेशेंट को दर्द से राहत मिले, सूजन कम हो, ठीक है ना। तो इसके लिए डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड थेरेपी होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, डायूरेटिक दवाएं देते हैं, मैनीटोल, समझ गए ना। मैनीटोल जो डायूरेटिक दवा होता है, जो शरीर से अगर पानी बढ़ा हो उसके कारण अगर प्रेशर है तो उसको कम करने के लिए मैनीटोल दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। यह डायूरेटिक का एक उदाहरण है। या फुरसेमाइड भी होता है, समझ गए। उसके बाद देखिएगा एंटी कन्वंसल दवाएं, मतलब दौरा को रोकने के लिए फेनिटोन और फेनोबार्बिटोन दिया जाता है। यह दौरा को रोकने का काम करता है, मतलब आक्षेप को रोकने का काम करता है, मतलब आक्षेप के विरोध में काम करता है, समझ गए ना। एंटी कन्वल्सन दवाएं, समझ गए चीज़ को। तो यही फेनिटोन और फेनीबार्बिटोन होता है, समझ गए। चलिए अब उसके बाद सीडेटिव दवाएं होता है जो गति को कम करता है, डाइजेपाम और लोडेजापाम होता है जो व्यक्ति को शांत करता है, ठीक है। उसके बाद है अगर टीबी मेनिंजाइटिस, अगर व्यक्ति को टीबी मेनिंजाइटिस है तो उस दौरान टीबी का जो दवाइयां हैं, रिफाम्पसिन, आइसोनिजाइड, आइसोनियाजाइड, पायराजियामाइड और पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाइयाँ सब जो है टीबी के मेनिंजाइटिस में दिया जाता है। चीज़ों को समझ लिए। अब इसके बाद जो है ये आपका इसमें कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं होता है। इसमें जो है दवाई के बाद सीधा आप नर्सिंग प्रबंध लिखिएगा कि एक मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को क्या क्या होगा और उसको क्या क्या आप देखभाल देंगे, ठीक है। एज ए नर्स आपको लिखना है पॉइंट बनाकर, समझ गए। चलिए ये हो गया समाप्त। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रेडिएशन थेरेपी क्या है, कैंसर के उपचार में वह किस प्रकार सहायक है। देखिए दो थेरेपी कैंसर के लिए उपचार के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है। एक होता है रेडिएशन थेरेपी और एक होता है कीमोथेरेपी। दोनों थेरेपी में से कोई एक थेरेपी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और आपको जो है बताना पड़ेगा। बार बार पूछा जाता है, कभी रेडिएशन थेरेपी, कभी कीमोथेरेपी, कभी रेडिएशन, कभी कीमो। तो कीमो के बारे में मैं बताऊंगा अभी आगे आने वाला समय में। अभी रेडिएशन के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि हो सकता है आपसे रेडिएशन के बारे में पूछ ले, समझ गए। चलिए देखिए रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। रेडिएशन थेरेपी समझ गए ना। देखिए रेडिएशन थेरेपी मेलिग्नेंट सेल या कैंसर के उपचार की विधि है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा युक्त विकिरणों को कैंसरग्रस्त ऊतकों पर डालकर उन्हें नष्ट किया जाता है। देखिए रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, जो एक्सरे वगैरह या फिर जो आपका क्या बोलते हैं उसको CT स्कैन वगैरह होता है ना, तो वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, समझ गए ना। जो किरण रहता है वह विकिरण के द्वारा जो है व्यक्ति को फोटो लिया जाता है, एक्सरे हो या फिर क्या बोलते हैं CT स्कैन हो। तो यह एक्सरे जो है क्या करता है, यह जो रेडिएशन होता है बहुत पावरफुल होता है। यह व्यक्ति के हर एक अंग को आर पार करके जो है आराम से इमेजिंग कर देता है, समझ गए ना, मतलब छवि सामने ला देता है। तो इसीलिए जो है CT स्कैन या फिर एक्सरे में उपयोग होता है इमेजिंग के लिए, ठीक है। और यह रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ गए ना। अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन अगर लगातार 10 दिन वह एक्सरे कराए तो उसका जो है शरीर ख़त्म हो जाएगा, समझ गए ना। तो एक्सरे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, आपका CT स्कैन, ये सब बिल्कुल इसी रेडिएशन पर ही काम करता है। तो अब होता यह है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एक होता है बेनाइन सेल और एक होता है मेनिंगेंट सेल, समझ गए ना। तो मेलिग्नेंट सेल में मेटास्टेसिस पाया जाता है, जबकि बेनाइन सेल में मेटास्टेसिस जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है बेनाइन वाला जो है थोड़ा कम वृद्धि करता है, थोड़ा कम खतरनाक होता है। मेलिग्नेंट सेल जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ गए ना, यह कैंसर। तो इस प्रकार से जो है जो मेलिग्नेंट सेल होता है इसी के उपचार के लिए इस रसायन जो है रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि मेलिग्नेंट सेल खतरनाक कैंसर का रूप होता है, तभी जाके यह रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। यह बेनाइन सेल में उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेनाइन सेल आपके दवाई आपके कीमो से भी सही हो सकता है, लेकिन रेडिएशन वाला जो चीज़ें हैं मेलिग्नेंट खतरनाक होने के सिचुएशन में ही ये काम आता है, क्योंकि यह ऑलरेडी शरीर के लिए खतरनाक है रेडिएशन, समझ रहे हैं ना। चलिए तो यह क्या करता है कि इसका जो युक्त जो विकिरण होता है ना, ये रेडिएशन जो होता है यह अत्यधिक ऊर्जा वाला होता है। अब यह अत्यधिक ऊर्जा वाला विकिरण होता है तो यह जो भी कैंसर का सेल होता है उसको जो है नष्ट कर देता है, समझ गए। तो यही जो है आपका होता है रेडिएशन थेरेपी, समझ गए। चलिए
रेडिएशन थेरेपी के प्रकार देख लीजिए। रेडिएशन थेरेपी के जो है बहुत अच्छा दो दो तीन तीन प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। दो, ठीक है, देख लीजिए, तीन, कुल तीन प्रकार के आपके रेडिएशन थेरेपी होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग यहाँ से देख लीजिए, बहुत शानदार है, याद कर लीजिएगा तो 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, समझ गए। और 10 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछता है कि रेडिएशन थेरेपी का जो है नर्सिंग प्रबंध बताए, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसके प्रकार को। पहला है एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। पहला क्या है? बाह्य विकिरण उपचार। पहला कौन सा उपचार है? बाह्य विकिरण उपचार, समझ गए ना, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी। एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी का मतलब क्या है कि देख लीजिए यहाँ पे, इसमें शरीर के बाहर से विकिरण डाला जाता है एवं इसे कैंसर उत्तक लक्षित किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए इसमें जो है शरीर पर बाहर से विकिरण डाला जाता है और इसे वहाँ डाला दिया जाता है, वहाँ लक्षित किया जाता है, जहाँ टारगेट किया जाता है जहाँ पे वह ऊतक हो, मतलब जहाँ पे कोशिका जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला हो, मतलब कैंसर वाला लक्षण जगह हो, वहाँ पे जो है बाहर से शरीर पर यह विकिरण डाला जाता है, इसीलिए इसे जो है एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी कहा जाता है, समझ गए। चलिए इसके निम्न उदाहरण देखिए, कौन से उदाहरण है। एक होता है कन्वेंशनल, ठीक है ना, कन्वेंशनल एक्सटर्नल बीम थेरेपी, और एक होता है स्टीरियोटेक्टिक रेडियोथेरेपी। दो थेरेपी याद रखना पड़ेगा जो कि एक्सटर्नल वाला है। इसका उदाहरण है कन्वेंशनल एक्सटर्नल बीम थेरेपी, कन्वेंशनल एक्सटर्नल बीम थेरेपी, और दूसरा है आपका स्टीरियोटेक्टिक रेडियोथेरेपी, ठीक है। दो याद रखिएगा, कन्वेंशनल एक्सटर्नल बीम थेरेपी और स्टीरियोटेक्टिक रेडियोथेरेपी, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी के बारे में जान गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पर आते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका आंतरिक विकिरण चिकित्सा, इंटरनल रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो आप लोग को समझना है, पहला एक्सटर्नल था, दूसरा इंटरनल है। इसमें रेडिएशन उत्पन्न करने वाले पदार्थों को जो है कैंसर ट्यूमर में या उसके समीप किया जाता है, जिससे केवल कैंसरग्रस्त ऊतकों पर रेडिएशन पड़ता है, वह स्वस्थ ऊतक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। देखिए एक्सटर्नल वाला जो होता है ना, वह जो है शरीर के बाहर से जो है लक्षित किया, टारगेट किया जाता है वैसे स्थान पर जहाँ पे ट्यूमर हो, कोशिका हो, मेलिग्नेंट वाला, कैंसर वाला, ठीक है। तो हो सकता है बाहर से लक्षित करने में, टारगेट करने में हो सकता है शरीर के जो है सुरक्षित जो ऊतक है उस पर भी प्रभाव पड़ जाए रेडिएशन का, तो ऐसे में उसका भी जो है नष्ट कर देगा। तो यह इंटरनल जो रेडिएशन होता है यह क्या करता है कि कैंसर ट्यूमर में अंदर, समझ गए ना, यह रेडिएशन जो होता है यह कैंसर ट्यूमर में या फिर उसके नज़दीक समीप किया जाता है, जिससे केवल और केवल जो कैंसर ग्रस्त जो ऊतक है वहाँ पे ही जो है यह अपना प्रभाव, रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है और सुरक्षित ऊतक जो है सुरक्षित रहता है, समझ गए। तो यही आपका इंटरनल रेडियोथेरेपी होता है, जिसमें कैंसर ट्यूमर के पास या फिर कैंसर ट्यूमर जो होता है उसके उत्पन्न जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन उत्पन्न करने वाला जो भी पदार्थ है उसको कैंसर ट्यूमर में या फिर उसके समीप जो है ये रेडिएशन उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसकी कौन कौन सी विधियाँ है, एक है पार्शियल, एक है ऑजर और एक है ब्रेकी। ये तीन विधियाँ जो कि इंटरनल वाले के लिए महत्वपूर्ण है इंटरनल रेडियोथेरेपी में। एक है आपका पार्शियल, ठीक है, सॉरी, एक है आपका पार्टिकल थेरेपी, एक है ऑजर थेरेपी और एक है ब्रेची थेरेपी, ठीक है ना। तो इस तीनों को जो है आप लोग याद रखिएगा, पार्टिकल थेरेपी, ऑजर थेरेपी और ब्रेची थेरेपी, ठीक है। इसको जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा तीनों को। यह इंटरनल वाला है। एक्सटर्नल वाला क्या था पता है ना? एक्सटर्नल वाला क्या था? एक्सटर्नल बीम थेरेपी, एक्सटर्नल बीम थेरेपी, ठीक है। उसी प्रकार से उसका एक और था दूसरा। तो इसको जो है देखिए, ऐसा जब भी आए तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, 2-3 बार इसको माइंड में रिकैप करना है कि इंटरनल रेडियोथेरेपी का क्या है, एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी में दो जो है वह कौन सा है। जबकि यहाँ पे देखिए पार्टिकल, ऑजर और बार्ची थेरेपी, ठीक है, ब्रेची थेरेपी, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, रेडियो समनाथिक उपचार। रेडियो समनाथिक उपचार, रेडियो आइसोटोप थेरेपी। रेडियो आइसोटोप थेरेपी क्या होता है देख लीजिए। इस विधि में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। इसमें इन्फ्यूजन के साथ इन तत्वों को शरीर में भेजा जाता है। यह तत्व विशेषतः कैंसर ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहां ये रेडिएशन उत्पन्न करते हैं वह कैंसरग्रस्त ऊतकों को समाप्त करने लगते हैं। इससे रेडियो सक्रिय तत्वों युक्त माइक्रोस्फेयर का उपयोग किया जाता है। इनका व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। देखिए इसमें रेडियो सक्रिय तत्वों युक्त माइक्रोस्फेयर का उपयोग किया जाता है, मतलब
मतलब एक सूक्ष्म गोला का उपयोग किया जाता है जिनका व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर होता है। चीज़ को समझ गए। देखिए तीसरा जो है वो है रेडियो आइसोटोप थेरेपी, रेडियो समनार्थिक। अब जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व है उसका उपयोग जो है इस विधि में किया जाता है। इसमें होता यह है कि शरीर के अंदर जो है जिस प्रकार से ब्लड को भेजा जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, समझ गए ना, उसी प्रकार से यह इन्फ्यूजन किया जाता है शरीर में। और यह इन्फ्यूजन के साथ जो भी रेडियो सक्रिय तत्व शरीर में जाता है तो वहाँ पे यह जो है जो कैंसर युक्त जो सेल होता है, जो कैंसर युक्त जो कोशिका है, ऊतक है, वह क्या करता है कि इस रेडियो एक्टिव तत्व को क्या करता है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, क्या करता है अवशोषित कर लेता है। और जैसे ही अवशोषित कर लेता है कैंसर सेल इस रेडियो एक्टिव तत्व को, तो धीरे धीरे वह जो आपका तत्व होता है वह अंदर जो है रेडिएशन उत्पन्न करने लगता है। और जैसे ही रेडिएशन उत्पन्न करने लगता है तो जो कैंसर सेल, जो कैंसर ऊतक जो है अवशोषित किया है रेडियो एक्टिव तत्व को, वह जो है क्या होता है नष्ट होने लगता है खुद से ही, समझ गए। और ये जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है, यह रेडियो सक्रिय युक्त जो तत्व है यह माइक्रोस्फीयर मतलब एक सूक्ष्म गोला का उपयोग किया जाता है जिसका व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर होता है। इस चीज़ को आप लोग समझ लिए कि रेडियो समनार्थिक उपचार क्या हो गया, समझ लगे ना, कि एक इन्फ्यूजन किया जाता है। जिस प्रकार से ब्लड को इन्फ्यूज किया जाता है उसी प्रकार से रेडियो समनार्थिक तत्व को भी रेडियो एक्टिव तत्व को भी शरीर में भेजा जाता है। भेजने के बाद जो भी ट्यूमर वाला कैंसर वाला सेल होता है वह ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है इस रेडियो एक्टिव तत्व को। और जैसे ही अवशोषित कर लेता है तो वह खुद से जो है नष्ट होने लगता है। क्यों नष्ट होता है? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वह रेडिएशन उत्पन्न करने लगता है जिससे वह कोशिका जो ऑब्जर्व किया है उसको वह नष्ट होने लगता है, समझ गए। और ये जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है यह हेमीस्फीयर के रूप में उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप के रूप में, माइक्रोस्फीयर के रूप में, जिसका व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर होता है, समझ गए। चलिए अब देखिए रेडियोथेरेपी का कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है मैंने पहले ही बताया कि रेडिएशन जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसका रेडियोथेरेपी जो होता है इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है, देख लीजिए। रेडियोथेरेपी में रोगी को दर्द नहीं होता है परंतु इसमें विकिरण के उपयोग के कारण निम्न दुष्प्रभाव हो सकते हैं, समझ गए ना। देखिए रेडियोथेरेपी में पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, समझ गए ना। अन्य चीज़ों के थेरेपी में दर्द हो सकता है बट रेडियोथेरेपी में पेशेंट को दर्द नहीं होता है। लेकिन दर्द से खतरनाक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जो विकिरण द्वारा मनुष्य को पड़ता है साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला जो दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट है वो है शीघ्र प्रकट होने वाला दुष्प्रभाव। मतलब जैसे ही रेडिएशन थेरेपी दिया और पेशेंट में जो है साइड इफ़ेक्ट इसका होने लगा तो यह जो है एक्यूट साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब शीघ्र प्रकट होने वाला दुष्प्रभाव। इसमें क्या क्या होता है? जीभ घबराएगा, व्यक्ति को उल्टी होगा, नौसिया वोमिटिंग होगा, त्वचा पर निशान पड़ना है, स्किन पर रेशे होने लगेंगे, त्वचा रूखी और बेजान स्किन ड्राइनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है व्यक्ति के पेट में दर्द होगा, ठीक है, स्टोमक एक होगा, आंतरीय असमानता जैसे घाव होना, अल्सर और कब्ज आदि जो है हो सकता है इस रेडिएशन के प्रयोग से। तो ये सब जो है नॉर्मली जल्दी होने वाला साइड इफ़ेक्ट है जो रेडिएशन के देने के तुरंत बाद जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे जी घबराना, उल्टी होना, त्वचा पर निशान पड़ना, त्वचा रूखी बेजान होना, स्किन ड्राइनेस, पेट में दर्द होना, स्टोमक एक, आंतरीय असमानता मतलब घाव होना, अल्सर होना, कब्ज होना, ठीक है। दूसरा है देरी, बेरी नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना, बेरी नहीं होगा, देरी होगा। देरी से प्रकट होने वाला दुष्प्रभाव लेट साइड इफ़ेक्ट। अब लेट साइड इफ़ेक्ट मतलब जैसे रेडिएशन थेरेपी किसी को हो गया, घर चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है उससे जो है यह जो है आपको क्या होगा कि उसको जो है यह दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा कुछ समय बाद। जैसे देखिए यहाँ पे ऊतक में कठोरता आना, फाइब्रोसिस, जो ऊतक होगा उसमें कठोरापन आने लगेगा, त्वचा का रंग गहरा हो जाना, डार्कनेस ऑफ स्किन, समझ गए ना, ये सब जो है बहुत बाद में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है बाल गिरना, हेयर लॉस से, समझ गए ना। अब जिसको ये रेडिएशन थेरेपी मिला है तो उसका जो है बाल गिरने लगेगा, ठीक है। लसिका गांठों में सूजन, लिम्फेडमा हो जाएगा, समझ गए ना, लिम्फ एडिमा हो जाएगा जिसको लसिका गांठों में सूजन बोलते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोमिया हो सकता है, रक्त का कैंसर भी हो सकता है, समझ गए।
चूँकि रक्त का कैंसर होगा क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन पड़ेगा और यह जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, तो रक्त कैंसर ल्यूकोमिया भी होगा। तो वहाँ पे ये देरी से होने वाला दुष्प्रभाव आप लोग देख लिए, ठीक है ना। देख लीजिए कौन कौन सा होता है। ऊतक कठोर होना, त्वचा का रंग गहरा पड़ जाना, बाल गिरने लगना और लसिका गांठों में सूजन होना, लिम्फेडिमा और ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, ये सब जो है देरी से होने वाला दुष्प्रभाव होता है, साइड इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए रेडिएशन थेरेपी के लिए आपको एक अलग से क्वेश्चन पूछेगा कि रेडिएशन थेरेपी के लिए नर्सिंग प्रबंध लिखे, पूछा भी गया है 10 नंबर में, समझ गए ना, कि रेडिएशन थेरेपी के लिए नर्सिंग देखभाल लिखे। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए रोगी को रेडियोथेरेपी के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि इससे क्या क्या हानियाँ क्या क्या लाभ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है रोगी से रेडियोथेरेपी के लिए लिखित सहमति प्राप्त करें, अगर बाद में कोई साइड इफेक्ट हो तो उसका रिस्क कवर न रहे, ठीक है। तीसरा देखिएगा यहाँ पे रेडियोथेरेपी की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए, प्रायः 15 से 30 मिनट तक होती है, ठीक है ना। सबसे पहले रेडियोथेरेपी को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, और उसी ध्यान समय के अनुसार जो है रेडियोथेरेपी होना चाहिए। सामान्यतः इसका जो समय होता है 15 से 30 मिनट तक का होता है, समझ गए। चलिए चौथा देखिएगा रोगी के जैविक चिन्हों वाइटल साइन को रिकॉर्ड करना चाहिए। रोगी को जो वाइटल साइन होता है जैसे टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, इस सब को जो है चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रोगी की जांच को सदैव चेक करें एवं प्रत्येक विजिट के दौरान होने वाले WBC की संख्या एवं प्लेटलेट की संख्या में परिवर्तन को रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अब जो है प्रत्येक विजिट के दौरान रोगी के जो WBC प्लेटलेट की संख्या में जो परिवर्तन है उसको जो है डायरेक्ट जो है देखते रहना, चेक करते रहना चाहिए, रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रोगी को श्वसन का आकलन करना चाहिए एवं यदि कोई समस्या हो तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। रोगी को श्वसन का आकलन करते रहे, असेसमेंट, अगर कोई परिवर्तन लगे तो तुरंत जो है चिकित्सक को सूचित करें। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा रोगी के शरीर के अन्य भाग को ढकना चाहिए जिससे टारगेट एरिया ही रेडिएशन के एक्सपोर में रहे। समझ गए ना। देखिए 7वां पॉइंट कहता है कि जो भी मरीज हो तो जहाँ भी अगर एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी दिया जा रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे कि शरीर के अन्य हिस्सा को ढक देंगे और केवल उसी हिस्सा को जो है रेडियो के संपर्क में रखेंगे जिसको टारगेट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जिससे अन्य शरीर के अन्य चीज़ों पर जो है इसका क्षति न पहुँचे। नेक्स्ट है रेडियोथेरेपी कक्ष में बच्चों, गर्भवती स्त्रियों एवं परिचितों को दूर रखना चाहिए। अब जहाँ भी ये रेडियोथेरेपी दिया जाएगा वहाँ पे दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं रखेंगे, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रभाव होता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है 9वां है रोगी को ट्रीटिंग एरिया पर ढीले एवं मुलायम कपड़े पहनने के लिए कहना चाहिए जिससे स्किन इरिटेशन से बचा जा सके क्योंकि यह त्वचा पहले से ही शुष्क हो जाती है, ठीक है। देखिए अब पेशेंट को जो ट्रीटिंग मतलब जो उपचार करने वाला एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पे ढीले कपड़े कहेंगे पहनने के लिए, क्योंकि ढीले कपड़े नहीं पहनने से वो जो व्यक्ति होगा वहाँ पे उसको स्किन इरिटेट करेगा, समझ गए। क्योंकि इसके देने के बाद चाहे जब यह उपचार होने लगता है तो स्किन जो है क्या होता है आपका ड्राइनेस हो जाता है, रूखी सूखी हो जाता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका 9वां हो गया। 10वां यहाँ पे पॉइंट देखिएगा रोगी को रेडियोथेरेपी के दौरान एवं 1 वर्ष बाद तक रेडिएशन साइट को सूर्य प्रकाश से बचाने के लिए कहना चाहिए। अब जिस भी पेशेंट को रेडियोथेरेपी किया गया हो उसको जो है 1 वर्ष तक, समझ गए ना, रेडिएशन जहाँ भी रेडिएशन पड़ा है जिस भी जगह पर उसके शरीर को, उसको सूर्य की रोशनी से बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी में भी रेडिएशन होता है। अगर आप तेज़ धूप में आप कुछ देर रह जाइए तो देखिएगा बुखार छुड़ा देता है वो धूप। क्यों? क्योंकि उसमें रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, वह बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाने लगता है। इसीलिए लोग कहता है कि सुबह का धूप लीजिए, नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है, लेकिन दोपहर का धूप आप जाइए, खासकर गर्मी में बुखार एकदम छुड़ा देगा। तो यह जो है बचा के सूर्य की रोशनी से रखना चाहिए रेडिएशन साइट को। नेक्स्ट है रोगी को पर्याप्त बेड रेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित की जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए रोगी को चिकित्सक आदेशानुसार दवाइयाँ दी जानी चाहिए, जैसे दर्द के लिए एनाल्जेसिक, बुखार के लिए एंटीपायरेटिक, दस्त के लिए एंटी डायरियल। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर का है रोगी को पोषण स्तर बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ सब में होता है। नर्स को विकिरण से बचाव के लिए विकिरण रोधी गाउन, मास्क, दस्ताने व चश्मा आदि पहनना चाहिए, ठीक है। अब जो नर्स होगी देखभाल में रेडियोथेरेपी के दौरान जो है नर्स को विकिरण रोधी गाउन, मास्क, दस्ताना, चश्मा ये सब पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये 14 पॉइंट हमने बताया, समझ गए। मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, सीधा समझिए।
मैं ये 14 पॉइंट आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि कैसे कैसे नर्स क्या क्या चीज़ का देखभाल करेगी। इसमें और सारी चीज़ हो सकता है जो कि नॉर्मली देख रेख किया जा सकता है, बताया जा सकता है इसके बारे में, समझ गए ना। तो मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी नर्सिंग देखभाल लिखिए, कोई भी नर्सिंग देखभाल लिखिए, मैं यहाँ बताने के लिए सीधा पॉइंट में बता दे रहा हूँ, समझ गए। लेकिन आपको 5 से 6-7 पॉइंटें जो है आपको क्या करना है, ढूंढना है जो महत्वपूर्ण देखभाल उसमें शामिल हो। जैसे रेडिएशन थेरेपी है, इसमें पेशेंट को क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ से बचाना चाहिए, क्या क्या चीज़ का देखभाल दिया जा सकता है, तो पहले उसको जो है एक एक पॉइंट में बना लीजिए, ठीक है ना। 5-7 जितना पॉइंट हो बना लीजिए, और फिर इसके अंदर में जो है 4-4 5-5 लाइनें जितना हो सके, 1-1 2-2 लाइनें मन हो तो 1-1 2-2 लाइनें, मन हो 4-4 5-5 लाइनें, तो सब में जो है उसी से रिलेटेड जो है देखभाल के बारे में बताते जाएंगे। इससे आपका यह बेटर तरीका होता है, समझ गए, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर भी मिलेगा, समझ रहे हैं। चलिए बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक प्यार आशीर्वाद दीजिए, धन्यवाद।